स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डायग्राम के ज़रिए ऐसे सिखाने की और समझाने की कोशिश करूँगा कैसे होता क्या। पहले डायग्राम ये देखें, ये क्या लग रहा है। ये देखने में एक टेबल है जिसकी 3 टांगे हैं, या एक पुल है जिसके 3 पिलर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेसिकली है आप लोगों का ऐसे। और ये जो 3 टांगे हैं या जो 3 पिलर हैं, ये 3 पिलर नहीं है, बल्कि ये 3 वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर ऐसे खड़ा है, जिसको एग्जामिनर ने चेक करना है कि क्या ये तीनों चीज़ें दुरुस्त हैं, मौजूद हैं कि नहीं। इसमें पहली चीज़ क्या है? मटेरियल। इसमें दूसरी चीज क्या है? एक्सप्रेशन। और इसके बीच में तीसरी चीज क्या है? प्रेजेंटेशन। इन 3 चीजों के ऊपर आपका ऐसे खड़ा है। मींस कि जब एक एग्जामिनर आपको एवेल्युएट कर रहा होगा आपके ऐसे को, तो वो इन 3 चीजों के ऊपर आपको ग्रेड करेगा। वो ऐसे के हवाले में, वो मटेरियल के हवाले से आपको मार्क्स देगा कि क्या मटेरियल अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी, मैच्योर था, फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, डेटा था कि नहीं था। दूसरे नंबर पर वो एक्सप्रेशन के हवाले से देगा, क्या आपका एक्सप्रेशन साउंड था, करेक्ट था, अच्छा था। और प्रेजेंटेशन कैसी थी, लिखाई कैसी थी, कहाँ से बात को स्टार्ट किया और कहाँ ख़त्म किया। अभी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तब तक इसको पॉज कर लेते हैं। अच्छा, अभी दूसरी जो आपको डायग्राम है वो आपको बताएगी आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के हवाले से। देखिए, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ 2 चीजों का मजमूआ होता है। एक है स्टार्टिंग लाइंस और दूसरा होता है थीसिस स्टेटमेंट। अब इनका वेटेज बेसिकली कितना होना चाहिए वो डायग्राम की मदद से समझा जा सकता है। पहला जो इसका जो डायग्राम है वो है इसकी यूं, पहली डायग्राम यूं, दूसरी डायग्राम है यूं, और तीसरी डायग्राम है यूं। ये तीनों बेसिकली क्या है? ये आपका इंट्रो के हवाले से आपको स्टाइल बता रहे हैं। इंट्रो के हवाले से ये पहली डायग्राम को थोड़ा कमेंट कर लूँ, ये यूं होगी। इस पहले डायग्राम के ऊपर गौर करें तो रेशो यूं बनती है स्टार्टिंग लाइंस की। ये स्टार्टिंग लाइंस, ये थीसिस स्टेटमेंट। यानी ये डायग्राम जो है आपको रिफ्लेक्ट करती है कि ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप स्टार्टिंग लाइंस को इतना ज्यादा वेट दें और उसके बाद में जब आपका इंट्रो जो है वो क्लोज होने वाला हो तो आप उसको थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर लें और एंड पे थीसिस स्टेटमेंट दें। दूसरा स्टाइल ये हो सकता है कि आप एक ऑलमोस्ट 50-50 की जो रेशो है उसको फॉलो कर लें। 50% तकरीबन आपके इंट्रो में स्टार्टिंग लाइंस हो जाएं और 50% आप जो इसको थीसिस स्टेटमेंट को वेट दे दें। जबकि तीसरा तरीका ये है जो कहता है कि आपका स्टार्टिंग लाइन जो है ये कम हो और उसके बाद में थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर आपका जो है वो जोर जो है वो ज्यादा हो। ये तीनों तरीके टेक्निकली दुरुस्त हैं, हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं पर्सनली आजकल अपने स्टूडेंट्स को, जिस पे मैं जो मैंने स्टार्ट करवाया था इससे, जब मैंने 2009 के बाद पढ़ाना शुरू किया था तो पहले मैं इस मॉडल के ऊपर स्टूडेंट्स को लेकर आया करता था कि जी आप ज्यादा फैलाएं बात को और उसके बाद एंड में थीसिस स्टेटमेंट दें। लेकिन उसके बहुत ज्यादा नुकसान हुए। बच्चे जो हैं वो रेलेवेंस छोड़ देते थे और वो मतलब लगे रहते थे और उनको पता ही नहीं चलता था कि वो बहुत दूर निकल गए और उनसे जो टॉपिक है उसकी तरफ आया ही नहीं जाता था। फिर उसके बाद मैंने अपना मॉडल चेंज किया और अब मैं अपने बच्चों को जो मेरे पास बैचेस पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें इस मॉडल के ऊपर लेकर आया हूँ कि वो स्टार्टिंग लाइन का वेट इतना रखें और थीसिस स्टेटमेंट का वेट इतना रखें। तो ये है दूसरी डायग्राम। पॉज करते हैं। तीसरी शक्ल है बात की ये।
ये देखने में आपको एक आदमी लग रहा है जिसके मुख्तलिफ तीर लगे हुए हैं, लेकिन ये असल में कहानी यूं नहीं है। ये है आपका डेफिनेशन पैरा, और ये डायग्राम आपको यूं बताती है कि जब भी आपने डेफिनेशन पैराग्राफ लिखना है तो जिस तरह इसमें 4 तीर हैं, आपने कम से कम मुख्तलिफ 4 सोर्सों से डिफाइन करना है अपनी चीज को। मसलन करप्शन, पाकिस्तान पे आप ऐसे लिख रहे हैं तो करप्शन को आप डिफाइन तो करेंगे ना। तो पहला तीर मारे, करप्शन को डेफिनेशन दें उसकी नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से कि नैब ऑर्डिनेंस में करप्शन कैसे डिफाइन है। दूसरा तीर मारे और उस पर लिखें कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में कैसे डिफाइंड है। फिर बताएं पाकिस्तान पिनल कोड में कैसे डिफाइंड है। फिर बताएं एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट रूल्स के अंदर करप्शन कैसे डिफाइंड है। सो ये बेसिकली आदमी नहीं है जिसको 4-5 तीर लगे हुए हैं, बल्कि आपका डेफिनेशन पैरा है। अब अगली आपको जो डायग्राम है वो है यूं। अब ये देखने में आपको लग रहा होगा कि कोई घर है, लेकिन बेसिकली ये घर नहीं है, ये आपका मेन आर्गुमेंट पैराग्राफ है। और ये डायग्राम आपको क्या सिखा रही है? ये डायग्राम आपको सिखा रही है कि ये जो इसका पार्ट है बिल्कुल ऊपर वाला, ये आपकी पैराग्राफ स्टेटमेंट है, और ये जो जितना निचला पार्ट है ये आपका आर्गुमेंट एंड एविडेंस है। बेसिकली आपको पता होता है कि हमने हर ऐसे के बीच में कोई ना कोई चीज साबित करनी होती है या किसी चीज को डिस्क्राइब करना होता है। उसके लिए जो पैराग्राफ लिखे जाते हैं उनको आर्गुमेंट पैराग्राफ कहते हैं। अब आर्गुमेंट पैराग्राफ हमारे जो ऐसे है उसका कम से कम 50% होता है, 1200 लफ्जों पे ये फैले हुए होते हैं। उनका स्ट्रक्चर यूं होता है कि आपने हर पैराग्राफ को स्टार्ट करना है एक स्टेटमेंट से, और स्टेटमेंट का साइज इतना ही है जितना इस घर में इस छत का है, और उसके बाद उसको नीचे से सपोर्ट कर देना है मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स के जरिए, मुख्तलिफ एविडेंसेस के जरिए और फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए। मसलन अगर आप लिख रहे हैं कि अगर आपका टॉपिक ये है कि आपने साबित करना है कि करप्शन इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, आप ये साबित करने चाह रहे हैं कि करप्शन जो है वो पाकिस्तान में गुर्बत की सबसे बड़ी वजह है, तो पहले तो आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी जिसमें आप ये कहेंगे कि हाँ वाकई करप्शन जो है वो गुर्बत की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में। और फिर उसके बाद में आप मुख्तलिफ किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे, आर्गूमेंट्स देंगे और एविडेंस देंगे। आर्गूमेंट पैरा हो गया। अब अगला पैरा यूं है, ये देखने में आपको पिछला घर जैसा घर ही लग रहा होगा, लेकिन इसका साइज देखें छोटा है। ये कौन सा पैरा है? ये आपका कॉज का पैरा है। ये आपको क्या बता रहा है कि आपने इसका जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने इसकी कॉज की स्टेटमेंट देनी है और उसके बाद में आपने उसकी जस्टिफिकेशंस देनी है। और ये चीज ओवरऑल आपके पैरे को साइज को बयान कर रही है। पिछली आपको जो तस्वीर थी उसके बीच में आपने देख लिया था कि ओवरऑल वो कितना बड़ा घर था, वो पैरे का साइज उतना ही होता है। अभी कॉज के पैरे छोटे होते हैं, इसमें स्टेटमेंट होती है और उसके बाद थोड़ी सी जस्टिफिकेशन होती है और उसके बाद ये पैरा खत्म हो जाता है। मतलब आप पहले कॉज देते हैं फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि वाकई कॉज कैसे है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अभी आखिर में आपको मैंने बताना है रिकमेंडेशन पैरा। ये बेसिकली यूं समझ लें कि अगर ये सूरज है, मैंने अपनी तरफ से सूरज बनाया है, तो ये रिकमेंडेशन पैरा है। कैसे रिकमेंडेशन पैरा? कि इस रिकमेंडेशन पैराग्राफ में आप पहले एक रिकमेंडेशन देते हैं, फिर उसके बाद में आप उसको बयान करते हैं कि जो रिकमेंडेशन दी है ये कैसे इंप्लीमेंट होगी। आप ये बयान करते हैं कि आपकी जो तजवीज़ है, जो आपने तजवीज़ दी है, मसलन आप ही कहते हैं गुर्बत ख़त्म करने के लिए सब्सिडी देना शुरू कर दें। वैसे तो कोई तजवीज़ नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ। तो ये जो सब्सिडी देने वाला काम है आप कैसे कैसे करवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के बीच में, कहाँ कहाँ सब्सिडी दें, बिजली में दें, खाने पीने की चीज़ों में दें, तालीम में दें, हेल्थ में दें, किस में दें, ये तमाम चीज़ें जो है आपके प्रैक्टिकली उसकी जो प्रैक्टिकेबल
उसकी जो मेजर्स हैं वो बयान कर रहे होते हैं कि प्रैक्टिकली हाउ इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये आपका रिकमेंडेशन पैराग्राफ हो गया। अच्छा, अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपको बताने के लिए मुझे कुछ ज़हन में कुछ तजवीज़ नहीं थी आई, तो बस ये एक सुंडी सी आ रही थी जो मैंने बना दी। ये आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ क्या बयान कर रहा है? ये बयान कर रहा है कि आपने इसको स्टार्ट करना है थीसिस स्टेटमेंट से। आपका जो कंक्लूडिंग पैरा हमेशा थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। उसके बाद में थीसिस स्टेटमेंट से लेकर रिकमेंडेशन तक की जितनी चीजें हैं उन चीजों को आप एक एक सेंटेंस के बीच में समराइज्ड वे में दे देते हैं, और फिर ये तमाम चीजें देने के बाद आप बाकी बातें करना शुरू करते हैं। और वो बातें क्या है? होप की, उम्मीद की। ये आपकी ये जो बातें हैं, ये वाली जिनको मैंने बयान किया, ये बहुत अहमियत की हामिल है इंक्लूडिंग पैराग्राफ में। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आदमी फौत होने लगा है, अब वो फौत होने से पहले अपने बच्चों को जो नसीहतें कर रहा है कि जी आप यूं करना, यूं करना, यूं करना, यूं करना, ये वो वाली बातें होती हैं। दरअसल आप एग्जामिनर को खुदा हाफिज कहने लगे होते हैं, और उससे पहले जो जो आपके लास्ट अल्फाज होते हैं ज़ाहिर है कि वो उम्मीद के ऊपर मबनी होते हैं, एक होप के ऊपर कि वक्त आ गया है हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर दें, उठें और ये कर दें। ये लाइक इस तरह की ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये गुड बाय सेंटेंसेज होते हैं जो कि आप आखिर में बोलते हैं। उम्मीद है कि इन डायग्राम्स के जरिए कुछ आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।